वेलकम दोस्तों फार्मा वाले चैनल पे। ठीक है, कल हमने एक्यूरेसी पढ़ा था, प्रिसीजन पढ़ा था और हम लोगों ने एरर पढ़ा था। आज का टॉपिक रहेगा जो रहेगा वो इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, सबसे पहले मैं इम्प्योरिटीज का मतलब समझा रहा हूँ। किसका? इम्प्योरिटीज का। ठीक है, पहले मैं इसका मतलब समझाऊंगा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे। ठीक है, इम्प्योरिटीज का मतलब होता है कोई भी अनवांटेड मटेरियल। जैसे मेरे पास कोई भी ड्रग है, कोई ड्रग ए है और ये प्योर है। प्योर का मतलब शुद्ध है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या हुआ, ये किसी चीज के कांटेक्ट में आई, ये किसी कांटेक्ट में आई, वो कोई बी मटेरियल है, बी कोई मटेरियल है। ठीक है, बी कोई भी एक्स वाई मटेरियल है। अब ये मटेरियल यदि इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसको क्या, इसमें इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, ड्रग के अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बी वाली जो हो गई वो इम्प्योरिटीज हो गई। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, मॉइस्चर की वजह से भी हो सकती है, सनलाइट की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, किसी की भी वजह से इम्प्योरिटीज हो सकती है, किसी इक्विपमेंट की वजह से हो सकती है। ठीक है, वो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज में पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए इम्प्योरिटीज होती क्या है। कोई भी प्योर मैटर, अब दिक्कत ये है कि ये इम्प्योरिटी जो मटेरियल आएगा ये ड्रग पे क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं। जैसे मैं एक ड्रग का एग्जांपल ले लेता हूं। एस्पिरिन मेरे पास ड्रग है, एस्पिरिन ले लो, तो पैरासीटामोल ले लो, तो एस्पिरिन ले लो, तो पैरासीटामोल ले लो। ठीक है, मान लो एस्पिरिन 500 mg में अपना इफेक्ट दे रही है। कितने mg में? 500 mg में। ठीक है, जनरली एस्पिरिन कितने में इफेक्ट देती है? 500 mg में। लेकिन इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज आ गई तो उसकी कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस घट जाएगी वो ड्रग की। ठीक है, आज का टॉपिक भी है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। तो इम्प्योरिटीज, ये कोई मेरी फार्मास्यूटिकल ड्रग थी एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये 500 mg में एक्शन बढ़िया दे रही थी, लेकिन यदि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज आ गई तो ये 500 mg में अब नो एक्शन प्रोड्यूस करेगी, या कम करेगी, लेस एक्शन करेगी, लेस एक्शन करेगी और कोई ना कोई साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, कोई ना कोई या तो टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब ऐसी प्रकार से जैसे पैरासीटामोल 650 में करती है, डोलो आती है ना 650 mg। ठीक है, अब इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज आ गई तो ये 650 में या टॉक्सिक एक्शन देगी या लेस इफेक्टिव देगी एज कंपेयर टू प्योर ड्रग की। ठीक है, ये आता है इम्प्योरिटीज। अब मैं इम्प्योरिटीज की डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये तो एग्जांपल थे मैं समझाने के लिए, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। कोई अब आता है कि इम्प्योरिटीज की डेफिनेशन है impurities may be defined as impurities may be defined as may be defined as the unwanted material, the unwanted material present in the pure API, pure API, प्योर एपीआई उसे हम कहेंगे, उस अनवांटेड मटेरियल जो प्योर एपीआई के अंदर प्रेजेंट आता है उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी। अब इस एपीआई की फुल फॉर्म में मैं लिख देता हूं, आएगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल, ऊपर लिख देते हैं कोई ना, इस एपीआई की मैं फुल फॉर्म ऊपर लिख रहा हूं, एपीआई की फुल फॉर्म साइड में। एपीआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या आएगा,
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कौन सा इंग्रेडिएंट? ये एपीआई की फुल फॉर्म लिख दी मैंने साइड में, ये नोट कर लेना, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज की डेफिनेशन है। कोई भी अनवांटेड मटेरियल प्योर एपीआई के अंदर, प्योर एपीआई के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी, ठीक है। अब आता है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी अपनी रहेगी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। ये तो एपीआई का नहीं, सॉरी, इम्प्योरिटीज का इंट्रोडक्शन था। अब सेकेंड हेडिंग जो आएगी वो आएगी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या आएगी? सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, कि इम्प्योरिटीज किन किन संसाधनों से, किन किन स्रोत से आ सकता है, हमारी ड्रग के अंदर किन किन चीजों से इम्प्योरिटीज आ सकती है। पहले उसके अंदर पॉइंट आएगा फ्रॉम इक्विपमेंट, फ्रॉम इक्विपमेंट। भाई इंडस्ट्री के अंदर, बेटा इंडस्ट्री के अंदर जब हम कोई भी ड्रग बनाते हैं तो कोई ना कोई इक्विपमेंट का यूज करेंगे, कोई ना कोई पेन का यूज करेंगे। उस पेन की वजह से भी हो सकता है मेटल का हो, और मेटल के आयंस उस ड्रग के अंदर मिल जाए तो वो भी एक इम्प्योरिटीज है, ठीक है। उस मेटल के आयंस, उस जो कंटेनर जो जिस मेटल का बना हुआ है उसके आयंस यदि उस ड्रग के अंदर मिल गए तो उसकी वजह से भी वो इम्प्योर हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर मैं एग्जांपल लिखा रहा हूं, some containers made up of iron metals, ठीक है। जितने भी कंटेनर हमारी इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं उनमें से कुछ कंटेनर आयरन के बने रहते हैं। तो वो आयरन के क्या होता है? रस्टिंग लग जाता है। जब रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा तो उसके रस्टिंग जो रस्टिंग है वो आयरन के कण उसमें क्या किसमें चले जाएंगे? एपीआई के अंदर चले जाएंगे। जो भी हम ड्रग बना रहे हैं तो उसकी वजह से इम्प्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड है, इसके अंदर आएगा फ्रॉम पर्सनल, फ्रॉम पर्सनल। मैं 5 हेडिंग लिखवाऊंगा, ठीक है। फिर इसका कैसे करेंगे, इसका ये देखेंगे कि इस इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हेडिंग है फ्रॉम पर्सनल। फ्रॉम पर्सनल का मतलब हम, भाई कोई ना कोई वर्कर काम करेगा ना ड्रग बनाने के लिए, ऐसे तो है नहीं ऑटोमेटिक मिल जाएगी। कोई ना कोई टैबलेट बनाएंगे, जैसे एस्पिरिन बनाएंगे, पैरासीटामोल बनाएंगे, उसके लिए कोई ना कोई आदमी तो काम करेगा। तो आदमी एक तो ट्रेनर होना चाहिए, ट्रेनर का मतलब एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए, एक ग्लव्स ग्लव्स पहन के अच्छे से पैक होके आए। यदि उसके हाथ से भी इम्प्योरिटी आ सकती है, हैंड से भी आ सकती है, मुंह से भी आ सकती है, उसके सांस में जो बैक्टीरिया वायरस है वो भी मिल गए तो भी इम्प्योरिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आएगा फ्रॉम पर्सनल, ठीक है। थर्ड आएगा, थर्ड क्या आएगा? फ्रॉम देखो फ्रॉम पर्सनल हो गए, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करेंगे वो भी किसी न किसी मेटल का बना रहेगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? इम्प्योरिटी जा सकती है। नंबर दूसरी चीज, कई बार जो एरर होता है वो भी एक इम्प्योरिटी ही तो है। जो एरर प्रोड्यूस हो गया हमारी ड्रग के अंदर वो भी एक इम्प्योरिटीज है। हमने मेजर करना था 10 ग्राम, लेकिन हमने मेजर किया इंस्ट्रूमेंट में 8 ग्राम, तो 2 ग्राम में इम्प्योरिटीज। या फिर हो सकता है कि हमने प्योर ड्रग लेना चाहता 10 ग्राम, लेकिन मेजर हो गए 11 ग्राम,
कि उसके कहीं ना कहीं जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करे थे उसके कण मिल गए, तो उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ, तो सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो उसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। एसीटोन से, इथेनॉल से, किसी से वॉश करो, उसे अच्छे से वॉश करना है ताकि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज ना हो कि वो हमारी ड्रग के अंदर मिल जाए, वो क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस कर देगा हमारी ड्रग के अंदर, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। अगला चौथा पॉइंट आएगा, चौथा पॉइंट आएगा फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से, ठीक है। एनवायरमेंट से कहते हैं कि जहां भी हम काम कर रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, उसमें धूप नहीं आनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, वैक्यूम एरिया रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, वैक्यूम, ठीक है भाई। अब जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट है या किसी टेम्परेचर पर कोई ज्यादा सनलाइट आ रही है और हम कोई ऐसी ड्रग बना रहे जो ज्यादा टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाती है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रह पाती, तो सनलाइट की वजह में डिग्रेड हो जाती है, तो गड़बड़ हो जाएगी, वो इम्प्योरिटीज तो क्रिएट हो गई। यदि हमारी ड्रग ही डिग्रेड हो गई तो कहीं ना कहीं सनलाइट की वजह से हुई, और सनलाइट ने क्या क्रिएट कर दिया हमारी ड्रग के अंदर, इम्प्योरिटीज क्रिएट कर दी। अब कोई ना कई ड्रग ऐसी है जिसमें पानी आती, वो अपने बॉन्ड टूट जाते हैं, वो डिजोल्व हो जाती है टैबलेट ही। कई है ना एफरेसिकेंट टैबलेट, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, एफरेसिकेंट। अगला लास्ट है, एक तो फ्रॉम एनवायरमेंट हो गया, इसके अंदर देख लो एक एफरेंसिंस टैबलेट, ठीक है भाई, ठीक है। अगला आएगा लास्ट वाला, फ्रॉम पर्सनल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, एनवायरमेंट हो गया। एनवायरमेंट के अंदर था एफरेसिकेंट टैबलेट। ये टैबलेट ऐसी रहती है जब भी ये वाटर में डिजोल्व होगी, डिजोल्विंग इन वाटर, तो ये CO2 प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस कर देगी, CO2 प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। तो इन टैबलेट को हम मॉइस्चर की बदल में स्टोर करके नहीं रख सकते, मॉइस्चर की बदल में इस टैबलेट को नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर की कांटेक्ट में आएगी CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी, टैबलेट का एक्शन खत्म। अब आता है फ्रॉम स्पेस या फ्रॉम एरिया भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो एक तो एनवायरमेंट है, एक एरिया है। एनवायरमेंट में तो टेम्परेचर मॉइस्चर की बात आ गई। एरिया का मतलब ये है कि जहां भी हम काम कर रहे हैं, कोई स्लैब होगी या कोई इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, वो स्लैब बिल्कुल क्लीन एंड क्लीन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए उसमें कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेमिनेशन हो जो हमारे ड्रग के अंदर आ जाए। तो इस एरिया को बिल्कुल क्लीन करके रखना है। इसके अंदर एक सबसे बढ़िया है, क्या है, स्टेराइल, स्टेराइल एरिया रहना। तो स्टेराइल एरिया मतलब आप लोगों ने एंटीसेप्टिक में पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये वर्ड स्टेराइल एरिया। स्टेराइल एरिया एक ऐसा एरिया रहता है जो बिल्कुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से बिल्कुल फ्री रहता है, उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। इसको कैसे करते हैं मैं बता भी देता हूं। एक डिसइंफेक्टेंट आता है, क्या आता है, एक डिसइंफेक्टेंट आता है। डिसइंफेक्टेंट कैसा डिसइंफेक्टेंट, इसके अंदर एक सॉल्यूशन रहता है 98% डिसइंफेक्टेंट आता है। ये किस किस का मिक्सचर रहता है, ये रहता है सोप, ठीक है, सोप की तरह होता है। डिसइंफेक्टेंट कैसे रहता है, सोप, ठीक है। सोप तो छोड़ो, इसे ऐसे ही कर लो फिर। आयोडीन रहता है, ये क्या रहता है, आयोडीन, ठीक है। ये किसका बना रहता है, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें आयोडीन रहता है, ठीक है। ये हमारा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज है। अब बात करेंगे कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी तो आ गया, इम्प्योरिटीज हमारे ड्रग के अंदर आ गया,
अब इसका रिमूव कैसे करने हैं इसको, ठीक है, कैसे कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, वो पॉइंट देखना है, मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, तो करेक्ट या फिर क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिवेंशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है, फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है, कैसे कैसे मतलब हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, या यदि कोई इम्प्योरिटीज हमारी ड्रग के अंदर आ गई तो कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, दोनों लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहला ये तो यही है, हमें क्या रखना चाहिए, एरिया को क्या रखना चाहिए, टेराइल एरिया, ये मैंने बता ही दिया, टेराइल एरिया क्या रहता है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, ये फ्री फ्रॉम होता है बैक्टीरिया और वायरस से। कैसे करेंगे इसको, एंटीसेप्टिक यूज करके, ठीक है, एंटीसेप्टिक में क्या यूज करेंगे, आयोडीन ओंटियामेंट, ठीक है, सॉरी आयोडीन का सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई। अब आता है अगला पॉइंट इसके अंदर, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जब कोई एक्सपीरियंस आदमी काम करेगा, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर, तो वो अच्छे से उसको पता रहेगा, उसको हर एक गाइडलाइन पता रहेगी, ठीक है, क्या कैप लगा के आनी है, ग्लव पहन के आने हैं, मास्क लगा के आना है, ठीक है, तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्सन को, जो भी वहां काम कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर, जो ड्रग बना रहा है, जो ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस रहना चाहिए और उसको गाइडलाइन भी पता रहनी चाहिए कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम ये गाइडलाइन फॉलो की जाती है, ठीक है। नंबर तीसरा दो ही नोट करने के बाद तीसरा नोट करवाते हैं, तीसरा एनवायरमेंट, क्लीन एंड सेप्टिक एनवायरमेंट, ठीक है, ये भी इम्प्योरिटी से बचाएगा, ठीक है, ये भी इम्प्योरिटीज को नहीं आने देगा। चौथा परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट जिसमें इंस्ट्रूमेंट पे हम काम कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए, उसकी वजह से कोई एरर नहीं आना चाहिए, यदि उसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगा तो हमारा इम्प्योरिटीज नहीं आएगी। नंबर 2, इसी के अंदर एक पॉइंट लिख लेना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट, इसी के अंदर लिखना है चीज, इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप ऑफ इज मेड अप ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल, कैसी मेटल से बना होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मेटल का मैं एक दो एग्जांपल भी दे रहा हूं, नॉन रिएक्टिव मेटल, इसका एग्जांपल लिख लेना, नॉन रिएक्टिव मेटल जैसे ग्लास, किससे बना होना चाहिए, ग्लास से बना होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लेना, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, ठीक है। ये दो ऐसी चीज है जो मतलब किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, कैसी भी रिएक्शन हो, ठीक है। लास्ट है, 4 हो गए, 5 लिखवाने थे,
पांचवा पॉइंट है ईच कंटेनर इज मेड अप ऑफ, वो तो इंस्ट्रूमेंट की बात थी, अब कंटेनर की बात आ रही है जिसमें कंटेनर मेड अप ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल, नॉन रिएक्टिव मेटल एंड बिफोर यूज container will be before use container will be neat and clean properly, will be neat and clean properly, ठीक है। प्रॉपरली अच्छे से मतलब वो, ठीक है ना, अच्छे से वो साफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 थे जिनसे हम इम्प्योरिटी से बचा सकते हैं ड्रग को, ठीक है। ये तो थे आज का कंसेप्ट, ठीक है। अपना कौन कौन सा टॉपिक हो गया, एक तो सोर्स ऑफ एरर हो गया था, एरर के टाइप हो गए थे डिटरमाइन इनडिटरमाइन, उसके बाद मैंने प्रिसीजन पढ़ाया था, एक्यूरेसी पढ़ाया था, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या क्या पढ़ाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और आज हम लोगों ने क्या देखा है, इम्प्योरिटीज का बेसिक देखा है। उसके बाद मैंने बताया कि इम्प्योरिटीज, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट से आ सकती है, इक्विपमेंट से आ सकती है। हाँ एक चीज और रह गई यार, एक पॉइंट और, वो इधर मत लिखना, वो लिखना सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में, वो तो मेन पॉइंट था, वो भूल गया मैं, अभी मैं दोबारा लिख देता हूं। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में ही आएगा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में 5 पॉइंट लिखे थे ना, तो वहां पर छठा पॉइंट बना लेना। ठीक है। और कहां से आ सकती है, फ्रॉम रॉ मटेरियल, फ्रॉम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमने ये ड्रग प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट करके बनाई है, प्लांट से या एनिमल से एक्सट्रैक्ट आउट करके बनाई है। तो जो हमने प्लांट से जो रॉ मटेरियल लिया था ड्रग बनाने के लिए, उसको अच्छे से आइसोलेशन करना है, आइसोलेशन या फिर उसको अच्छे से, आइसोलेशन का मतलब समझते हो, जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज है उसको पहले अलग करना है। चाहे सॉफ्टवेयर अपरेटस लगा के करो, चाहे कुछ भी करो, उसमें रॉ मटेरियल में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रहनी चाहिए। यदि रॉ मटेरियल के साथ कोई इम्प्योरिटीज चिपक के आ गई तो फाइनल जो हम फॉर्मुलेशन बनाएंगे उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज आएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो भी ये जनरली रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज कहां से आती, जितनी भी हमारी नेचुरल ड्रग रहती है, ठीक है, जो कोग्नोसी के अंदर आप लोग पढ़ोगे भी, नेचुरल जितनी भी ड्रग रहती है उसमें ही प्रॉब्लम रहती है कि रॉ मटेरियल वाली, ठीक है। क्योंकि नेचुरल से तो इम्प्योर मिलता ही मिलता है, प्योर तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है, उसको रिमूव करना है, ठीक है ना। उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज नहीं आना चाहिए। तो रॉ मटेरियल को आइसोलेशन करना है, चाहे लीचिंग प्रोसेस लगाओ, चाहे सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स लगाओ, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम रॉ मटेरियल की इम्प्योरिटीज को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि यदि इम्प्योरिटीज कोई आ भी गई, पहली बात तो इम्प्योरिटीज आने नहीं चाहिए, उनका प्रिवेंशन करना है। और यदि कोई इम्प्योरिटीज आ भी गई तो उसको ठीक कैसे करना है, मैंने दोनों चीज बताई है, ठीक है। और सबसे पहले ये इसका बेसिक पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, हमें पता रहना चाहिए इम्प्योरिटीज क्या रहती है, किस किस चीज से आती है। या डेली लाइफ में देखते हैं आप लोग, मिठाई लाते हो दिवाली के ऊपर, कितनी इम्प्योरिटीज रहती है, प्योर मिलती है, तो वो सब चीजें पढ़नी है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। इम्प्योरिटीज तो बेसिक से टॉपिक है बस, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के आते हैं बता देता हूं, ठीक है। वहां पर लिखा आएगा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। तो हमने 5 पॉइंट लिखने, 5 तो वो लिखने इम्प्योरिटीज जिन सोर्स से आ सकती है, और 5 हमने वो लिखने कि जिनसे हम ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। 10 पॉइंट हो जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बात है कंपटीशन की, कंपटीशन में इसमें इतना ही पूछता है कि इम्प्योरिटीज हमारे प्रोडक्ट की एफिकेसी को घटाएगा, बढ़ाएगा, क्या करेगा, और ज्यादा नहीं पूछता।
और वो कई बार क्या देता है कि 4 ऑप्शन बना देता है कि इम्प्योरिटीज है या नहीं है। वो आपको पता होना चाहिए, वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इस ऑप्शन में इम्प्योरिटीज की वजह से इम्प्योरिटीज ये कोज कर सकता है, नहीं कोज कर सकता। बहुत सारे कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस तरीके से इम्प्योरिटीज आ सकती है, लेकिन बाद में हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये तो इसका सॉल्यूशन दे रहा था इम्प्योरिटीज का, ये इम्प्योरिटीज क्रिएट नहीं कर रहा था। तो आपको ये पता रहना चाहिए, बेसिक पता होगा तो आपको आराम से उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाओगे, ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट कर पाओगे कि इम्प्योरिटीज का ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, इम्प्योरिटीज क्रिएट करेगा या सॉल्यूशन करेगा इम्प्योरिटीज का, आराम से उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाओगे यदि आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है ना, कल का जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा देखते हैं, एक तो एनल और थोड़ा डीपली पढ़ाएंगे 1-2 टॉपिक को, कल हम आगे जो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से मुस्कुराते रहो, इसी तरीके से पढ़ते रहो।